हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आप सारे लोगों की प्रिपरेशन। एंड आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं है। इतने तो डेज़ रह गए हैं कि आप उन्हें फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हो। ठीक है, 25 से 26 दिन ही बचे बेटा, होने वाला है एग्ज़ाम। ठीक है, तो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारी आज के इस वीडियो में यूनाइटेड नेशन। ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली यूनाइटेड नेशंस पे, जितना था हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, चाहे कितनी बड़ी पीपीटी हो। मैंने सोच लिया मैं इसको आज कवर कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स हम देख ही चुके हैं और उसको पढ़ भी चुके हैं। आई होप आपने पहले वाली दोनों वीडियोस देख ली होंगी, अच्छे से समझ ली होंगी, उनकी डिटेल्ड नोट्स बना लिए होंगे जो भी इंपॉर्टेंट थी। मैंने बोला था उसमें कि जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के मल्टीपल कंट्रीज़ में, वो उनकी डेट्स याद रखना ज़रूरी है क्योंकि यूजीसी जो है भाई आपका, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको लगाने के लिए बोल देता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, इसके सेक्रेटरी के नाम याद रखने हैं और उनका टाइम पीरियड याद रखना है। वो आपको लगाने के लिए आ जाएंगे। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, हु इज़ द लास्ट, ऐसे करके पूरा आ जाएगा, वो याद कर लेना। इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में सोच नहीं लेना, मतलब पढ़ लेना, और उनके बारे में पता होना चाहिए कि ये ऑर्गन का काम ये रहता है, वो ऑर्गन का काम ये रहता है। ठीक है, 5 परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनके नाम याद होने चाहिए। लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस भी पता होने चाहिए। बाई चांस अगर क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं यूनाइटेड नेशंस की, या फिर क्या क्या ये फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है यूनाइटेड नेशन, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़िया तरीके से यूनाइटेड नेशन को डिस्कस किया है। जितना ये बचा हुआ पोर्शन है आज मैं इस वीडियो में उसको कवर कर लूँगी। देन मेक श्योर कि आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाएं एक एक लाइन के। ठीक है, क्योंकि पूरे बनाते रहोगे इतना टाइम है नहीं हमारे पास पर, क्योंकि पढ़ना बहुत सारा है और अच्छे से पढ़ना है, समझना है चीज़ों को। तो समझने पे ज़्यादा फोकस करो, चीज़ों को रिटेन रखो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अपना दिमाग इतना तेज़ बनाओ थोड़ा सा, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो बस आज का इतना ही लेक्चर मैंने बहुत दे दिया है। क्लास शुरू करती हूँ वरना क्लास रह जाएगी हमारी। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशन को फिर से डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। इससे पहले वाली क्लास में जो मैंने छोड़ी थी तब मैंने ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को बताया था, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चलाए गए थे, चाहे वो रोम में चलाए गए हों, रोमानिया में चलाए गए हों, चाहे वो जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ चलाए गए हों। ठीक है, तो आई होप आपने वो वाली वीडियो देख के और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे, वही इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो में हम उससे आगे डिस्कस करने वाले हैं जो है यूनाइटेड नेशंस एंड द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। तो यूनाइटेड नेशंस के और ऐसे कौन कौन से कौन काम है और कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम इसके बारे में पूछ ही लेगा। तो देखो, इनके जो की इनिशिएटिव में सबसे पहले आ जाते हैं, वो आ जाते हैं एमडीजी गोल। ये है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो 2000 से 2015 तक सेट किए गए थे। ठीक है, अब ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, ये सोसाइटी, इकोनॉमी और उसको मैं बोल सकती हूँ कल्चर पे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक एजेंडा सेट किया गया था, जो 2000 से लेकर 2015 के बीच में क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, जब 2015 आई और इसके गोल्स जितने भी लिखे गए थे, इसमें चाहे ज़ीरो हंगर की बात करूँ मैं, और इसमें एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करूँ, ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करूँ, इस तरीके से जो 8 एकदम पैरामीटर्स थे उन पे काम किया गया था। ठीक है, उन गोल की सक्सेस के बाद इन्होंने सोचा कि हमारे पास एक दूसरा एजेंडा होना चाहिए इसी तरीके से, जो पूरे वर्ल्ड नेशन पे काम करे, जो ग्लोबली सारी कंट्रीज़ के लिए काम करें। ठीक है, तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए एक दूसरा इन्होंने क्या निकाला, दूसरा जो इम्पोर्टेंट इनका एजेंडा बोल सकते हैं या इनिशिएटिव बोल सकते हैं, वो था एसडीजी। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये जो एसडीजी गोल हैं वो 2015 से लेकर 2030 तक इसका एजेंडा सेट किया गया था कि जितने भी एरियाज़ में ये हमने गोल सेट किए वो हम 2030 तक उनको पूरा कर देंगे। ठीक है, अभी भी चल रहे हैं ये, और इसके कुल कितने गोल हैं, इसके 17 गोल हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे ऐसे गोल और इस तरीके से क्या रहे हैं, उसके इनिशिएटिव्स रहे हैं, जिसमें यूनिसेफ एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है, जो चिल्ड्रंस के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, यूएनडीपी ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूएनईपी और डब्ल्यूएफपी ये सारे डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए काम करते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया भर में जितना मेंबर इनकी कंट्रीज़ हैं, चाहे मैं अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करूँ, एशियन कंट्रीज़ की बात करूँ, ये सारे कंट्रीज़ जो भी मेंबर हैं इनके मिलकर क्या करते हैं, इन सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू अपने घर में, मतलब कि अपनी कंट्री के अंदर कई सारे डेवलपमेंट पॉलिसीज़ और डेवलपमेंटल चेंजेस लेकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की। अगर हम बात करें तो इसके डेफिनेशन क्या होती है, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन से हम समझते क्या है। ठीक है, तो वो हम समझेंगे।
तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी मतलब किसी भी कंट्री के अंदर अगर जो सिविलियंस हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, मास एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उनकी किलिंग हो रही है, जिसको जेनोसाइड भी कहते हैं। तो उसमें यूएन क्या करता है, फोर्सफुली क्या करता है, अपनी फोर्स को भेजकर वहाँ पे क्या करता है, इंटरवेंशन करता है, ठीक है। इसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिवली तो देखो नहीं होता है, नेगेटिव होता है। अगर कहीं फ्लड आ गई तो ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है, कहीं कोई रूलर ऐसा है जो मास किलिंग कर रहा है, ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होता है, ये सिविलियंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है मोरली, कल्चरली और उनकी एग्जिस्टेंस को बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, जिसमें क्या करते हैं ये यूएन नेशंस हैं वो जाके मतलब उसका दखल अंदाजी करते हैं और वहाँ पे जो हो रहे लोग हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। तो ये मतलब होता है किसका, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का, ठीक है, इंटरवेंशन का। एंड द रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है यूनाइटेड नेशन के वो लोगों को, सिविलियंस को, इस दुनिया के जितने भी मतलब इंसान हैं उनको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उन्हें बचाएगा, ठीक है। ये कब होता है, जब यूएनएससी ऑथोराइज कर देती है, मतलब यूएनएससी में वोट पड़ते हैं और वो सारे लोग अपनी सहमत से बोल देते हैं कि हाँ हमें उस कंट्री में जाके वहाँ के लोगों पे हो रहे अत्याचार को बचाना है, ठीक है, तब ये कदम उठाते हैं। दूसरा है जब कहीं जेनोसाइड हो रहा हो, इतनी क्लींजिंग हो रही हो, वॉर क्राइम्स हो रहे हो, ठीक है। इतनी क्लींजिंग का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर किसी दूसरी कम्युनिटी वालों में इतनी नफरत फैल जाए, इतनी नफरत फैल जाए कि वो उनको पूरी तरीके से मिटाने पर ही आतुल हो जाए, ठीक है। इसको कहते हैं इतनी क्लींजिंग। और ऐसे काम हमारे इतिहास में बहुत देखने को मिले हैं, जिसमें एग्जाम्पल हमें कोसोवा में देखने को मिलता है 1989 में, लीबिया में 2011 में, जहाँ पे हमें मास किलिंग देखने को मिलती, टेररिज्म के थ्रू देखने को मिलती हूँ। या फिर कोई ऐसा डिक्टेटर बैठ गया हो, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं मुसलिनी ले सकती हूँ, इटली का, ठीक है। और दूसरा मैं हिटलर को ले सकती हूँ, हिटलर तो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। इसने कितना अपने लोगों को मारा है, वहाँ के सारे लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो डिबेट्स होती हैं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन पे, तो जो सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि एक मोरल ड्यूटी बनती है यूनाइटेड नेशन की, ताकि वो जो सिविलियंस हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। साथ के साथ जो जेनोसाइड होता है, जेनोसाइड का मतलब होता है एक साथ किसी भी देश के कई सारे लोगों को मार देना, लाखों हज़ारों लोगों को मार देना, उसको जेनोसाइड कहते हैं। तो उसको ये क्या करता है, रोकता है। एंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द ह्यूमन राइट नॉर्म्स, और जो ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं उनके जितने भी नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं उनको क्या करता है, ये अपलिफ्ट करता है, बढ़ाता है। ह्यूमन राइट्स किसके लिए बने हैं, ह्यूमंस के लिए बने हैं। अगर ह्यूमंस नहीं रहे तो ह्यूमन राइट्स का हम क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो इस इंटरवेंशन को क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं कि इस सोवरेनिटी को वायलेट करता है, मतलब कि किसी भी देश के आंतरिक मामले में घुसने का आपको कोई मतलब नहीं बनता है। आप किस तरीके से कि जर्मनी में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, तुम कैसे किसी के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी कह सकते हो, ठीक है। साथ में ये कहते हैं कि जो पावरफुल स्टेट है वो इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं। पावरफुल स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो यूएसए को हो रहा है, मतलब इनका मानना है, जो क्रिटिक हैं वो ये कहते हैं कि यूएस अपनी हेजेमनी को इस्टेब्लिश करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पर किसी भी देश में घुस जाता है, वहाँ पे जाके उनकी फोर्सेस को मारता है, वहाँ पे भी लोगों को मारता है, सिविलियंस को मारता है, और नाम किसका दे रहा है कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो ये इन पे बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं, जो कि एकदम से कैसे हैं, सही भी हैं काफ़ी सारे। ईरान में आप अगर मैं बात करूँ, ईरान को आप रिकॉल कर पा रहे हो, अफगानिस्तान को, तो इन सारे नेशन को यूएस ने ही बिगाड़ा है, ठीक है। ये टेररिज्म का आप मुद्दा देखते हो ना इतना बड़ा, इसकी जड़ तो भाई यूएस ही है। आपको थोड़ी सी मतलब अच्छी तरीके से अगर पॉलिटिकल साइंस समझनी है, जाननी, और घुस गए हो ना, तो आप सब जानते हो ये पूरी दुनिया में जो खेल चल रहा है ना, वो सब यूएसए का है, ठीक है। यूएसए का हो गया, इसराइल का हो गया, जो बहुत पावरफुल नेशंस हैं उनका खेल चल रहा है। हम सब तो मेयर प्लेयर्स हैं छोटे छोटे इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। और ये कहते हैं इट कॉजेज लॉन्ग टर्म इनस्टेबिलिटी, और किसी भी देश में जब ये इंटरवेंशन होता है या फिर किसी भी देश में यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस चली जाती हैं, तो वहाँ पे बहुत लंबे समय तक इनस्टेबिलिटी फैल जाती है उस देश में, ठीक है। मतलब वो देश अपने आप को फाइनेंशियल रिकवर नहीं कर पाता है, मोरली लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, या फिर कई ऐसे गुट खड़े हो जाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हिस्ट्री अगर पढ़ोगे कैसे बना, तो ये इसकी देन पता है यूएसए ही है। यूएसए ने ही फोर्स किया था वहाँ के जो नॉर्मल यंगस्टर्स हैं उनको तालिबान बनाने में, ठीक है। तो ये तो भाई सब जानते हैं। ओके। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल लॉज डेफिनेशन एंड नेचर को समझेंगे। इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग रिलेशंस अमंग स्टेट। तो देखो इंटरनेशनल लॉ का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से हमारे भारत के संविधान में बहुत सारे नियम कानून लिखे गए हैं, ठीक है, तो वो किसके लिए लिखे गए हैं, हमारे भारत में रहने वाले लोगों के लिए हैं,
वहाँ पे रहने के लिए जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इंटरनेशनल अगर लॉ की मैं बात करूँ तो ये सारे स्टेट्स के लिए लिखे गए हैं, सारी जितनी कंट्रीज़ उसके मेंबर हैं उनके लिए लिखे गए हैं। और इनका सोर्सेस क्या है, कहाँ से लिखे गए हैं, तो देखो ट्रिटीज़, कोई किसी के मतलब ये क्यों लिखे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि इंटरनेशनल लॉ में ये लिखा जाएगा राइट टू एजुकेशन देते हैं हम तुम्हें, हम राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो बिल्कुल भी नहीं। ये लिखे जाते हैं कि ट्रिटीज़ होंगी, तो ट्रिटीज़ जब करेंगे दो नेशन तो किस किस बातों पर ध्यान दिया जाएगा, इस बात पे, इस बात पे, इस बात पे, इस बात पे, ठीक है। ट्रिटीज़ के बारे में लिखे गए हैं, कस्टम्स के बारे में लिखे गए हैं, जर्नल प्रिंसिपल लिखे गए हैं जिसको हम मोरल कह देते हैं, मोरल प्रिंसिपल्स भी होंगे, जुडिशियल डिसीजंस और राइटिंग, इन सब के बारे में इन सब लॉज में लिखा गया है, ठीक है। जितना भी इंटरनेशनली ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल माइग्रेशन हो रहा है, इंटरनेशनल टेररिज्म हो रहा है, इंटरनेशनल क्राइम हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें किस में लिखी गई हैं, इसमें लिखी गई, इंटरनेशनल लॉ में लिखी गई हैं, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखेंगे तो नॉट बैक्ड बाय कोअर्सिव फोर्स, ये मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे लड़ाई वड़ाई दंगा चल रहा है, मतलब ऐसा है कि हाँ मतलब दो देश के बीचों में झगड़ा वगड़ा हो गया है तो उनको आराम से बैठ के, उनके आपस में कोर्ट भी बनी हुई है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उन सारे मुद्दे वहाँ पे जा रहे हैं और सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन कंसेंट, और ये किस पे बेस्ड होती है, कंसेंट पे बेस्ड होती है, मतलब मेरी कंसेंट मिल गई है आपको, आपके मेरे पड़ोसी की कंसेंट मिल गई है, हमने तीसरे बोला है कि आप हमारे लिए फैसला लो, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ बहुत ज़्यादा कोअर्सिव नहीं है नेचर में, बाइंडिंग नहीं है कि तुम्हें हर हाल में मानना ही पड़ेगा, अगर तुम मान रहे हो इसका, तुम अगर मेंबर हो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर यूनाइटेड नेशन कहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें उसके रूल्स भी मानने पड़ेंगे, ठीक है। कबड्डी खेलते हो फुटबॉल खेलते हो, भाई रूल्स तो मानने पड़ेंगे, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते तुम वहाँ पे, अगर तुम्हें भी खेलना है तो भाई अपने रूल्स पहले खुद नहीं बना सकते, जो गेम के रूल्स हैं उसके हिसाब से चलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रांचेस देखेंगे इंटरनेशनल लॉ की, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, जिस तरीके से भारत में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब ऑर्डिनरी कोर्ट है, तो उसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ में बहुत सारी कोर्ट्स हैं जिनका जिक्र करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात करते हैं जिसको जेनेवा कन्वेंशन के बाद उठाया गया था, ठीक है। ह्यूमन राइट्स की लॉ की अगर हम बात करें, यूडीएचआर, आईसीसीपीआर, आईसीईएससीआर, ये सारी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती हैं इंटरनेशनली। ह्यूमन राइट्स के जितने भी नॉर्म्स हैं, ह्यूमन राइट्स किसे कहते हैं, कैसे होंगे, ये सब यही लोग डिस्कस करते हैं, यही शेप करते हैं। एनवायरमेंटल लॉज की अगर मैं बात करूँ तो पेरिस एग्रीमेंट आप देख ही रहे हो, उसमें एनवायरमेंटल लॉज बनते हैं। लॉज ऑफ सी, ये किससे गवर्न होता है, यूएन क्लॉज से, मतलब यूएनसीएलओएस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन, ऐसे ही है शायद, मतलब लॉज ऑफ सी, ऐसे कुछ है इसकी डेफिनेशन, कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी यही होगी, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रही। तो मतलब यही कहते हैं कि 12 नॉटिकल्स जो माइल है वो हमारी इंटरनल टेरिटरी में आएगा, मतलब हमारा जुरिस्डिक्शन है, उसके बाहर वाला इंटरनेशनल बाउंड्री में आएगा जिस पे सारे लोगों का अधिकार है, तो ये सारे लॉज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ सी में। ट्रेड लॉज की अगर मैं बात करूँ तो WTO इसको देखता है, ठीक है, जो एक इसका मल्टीपल एजेंसीज की बात हम पहले ही कर चुके हैं जिसमें से WTO भी है एक इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हम देखेंगे रोल ऑफ यूएन इन इंटरनेशनल लॉ, तो यूएन का देखो रोल क्या है इंटरनेशनल लॉ में, यूएन किस तरीके से क्या करता है। तो आईसीजे जजमेंट स्ट्रेंथन लॉ, तो देखो आईसीजे है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, जो क्या करता है जितने भी जजमेंट हैं इस पूरी दुनिया में, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज के, उनको स्ट्रेंथन करता है, उनको बढ़ाता है, उनको एक्सपेंड करता है, उनके मीनिंग को समझाता है, ठीक है। और यूएन ट्रिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 500 से ज़्यादा कन्वेंशन और ट्रिटीज़ हो चुके हैं, ठीक है, यूएन में, इसी के ऊपर आईसीजे ने जिनके मुद्दों पर क्या दिया है, अपनी राय दी है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो ये मॉनिटर करता है सारी ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूँ तो ये बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, कौन से चैप्टर 7 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। दूसरा हम यहाँ पे समझेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, आईसीसी को, इसकी जो अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो ये रोम स्टैट्यूट 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड बिगिन फंक्शनिंग 2002 में इसका काम होना शुरू हो गया है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। प्रोसिक्यूटर की अगर हम बात करूँ तो इन्वेस्टिगेट इंडिविजुअल्स को इन्वेस्टिगेट करता है, और इसका ज्यूरिसडिक्शन देखो क्या है, जेनोसाइड है, वॉर क्राइम्स है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, क्राइम ऑफ एग्रेशन है, ठीक है, इन सारी एरियाज पे ये काम करता है, कौन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो भी आपको याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके डिफरेंसेस को समझ लेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन आईसीजे एंड आईसीसी। तो देखो आईसीजे जो है वो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जबकि जो आईसीसी है वो एक इंडिपेंडेंट कोर्ट है, ठीक है। इसका कोई प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, इसके ऊपर कोई हेड नहीं है, ठीक है। इट हियर्स डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट। देखो ये क्या करता है कि जब दो देशों के बीच में कोई लड़ाई वड़ाई हो जाती है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उसके बारे में सुनता है। लेकिन ये क्या करता है, ये इंडिविजुअल्स के केसेस को क्या करता है, डील करता है। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि मैं अपने मुद्दे लेके पहुंच जाऊं, मेरे घर में लड़ाई हो, नहीं, ये बहुत ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे होते हैं, वो जाते हैं आईसीसी में, ठीक है। ये एक एडवाइजरी ओपिनियन भी देती है, लेकिन ये क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन तक सीमित रह जाती है, ठीक है। एडवाइजरी ओपिनियन का मतलब है अपनी एडवाइस भी दे देना किसी भी मैटर पे, या फिर कोई नए नॉर्म्स को सेट कर देना, ठीक है। ये सिविल मैटर पे काम करती है, लेकिन ये जो आईसीसी है वो जेनोसाइड को देखती है, कहीं इतना मास किलिंग तो नहीं हो रही है, वॉर क्राइम्स तो नहीं हो रहे हैं, कोई किसी के देश में जबरदस्ती घुस के वहाँ पे एकदम दंगल वंगल तो नहीं मचा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं आईसीसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ आईसीसी। क्रिटिसिज्म भी है भाई, सबका है तो तुम्हारा भी होगा। अक्यूज्ड ऑफ टारगेटिंग अफ्रीकन लीडर्स। तो कहते हैं कि जो आईसीसी बना है, हेग नीदरलैंड में बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए और काम नहीं करता, ये डेवलप्ड नेशन को फेवर करता है। और इसका ज़्यादातर जो काम रहता है वो क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज़ के जितने भी लीडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टारगेट करता है कि तुम अपने नेशन में अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हो, तुम अपने नेशन में डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियनशिप, टोटलिटेरियन, ये सब फैसिज्मवाद, ये सब ला रहे हो, ठीक है, जिससे लोगों को वहाँ परेशानी हो रही है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली चाहते हैं कि जो उनकी पावर है वो किसके हाथ में पहुँच जाए, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके हाथ में पहुँच जाए, ठीक है। तो ये भाई हर ऑर्गेनाइजेशन में ये आपको देखने को बायसनेस तो देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड लैक एनफोर्समेंट डिपेंड्स ऑन स्टेट। और इसके जो एनफोर्समेंट की अगर मैं लॉज की बात करूँ, तुमने कोई नियम बना दिया तो उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट भी तो करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये डिपेंड रहती है बहुत सारे स्टेट पे, ठीक है। और इसकी बहुत ज़्यादा हम वैल्यू भी नहीं इसलिए होती क्योंकि इसमें चाइना, यूएस और रशिया जैसी बड़ी बड़ी शक्तियाँ इसके मेंबर नहीं है, ठीक है। इसलिए लोग इसको ज़्यादा सीरियस लेते भी नहीं, लेकिन हाँ भाई सीरियसली लेने की बात तो है। हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस कर लेंगे। अगर क्रिटिसिज्म को डिस्कस किया तो इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। इट इज़ द फर्स्ट ग्लोबल परमानेंट क्रिमिनल कोर्ट। ये पहली क्रिमिनल कोर्ट है, वो भी ग्लोबली, ठीक है, पूरे ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए ऐसी कोर्ट जो क्या कर रही है, क्रिमिनल केसेस को डील कर रही है, ठीक है। इट एंड कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। और ये क्या करती है, कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी को पूरी तरीके से ख़त्म करती है, ठीक है। एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल जस्टिस। और इंटरनेशनल जस्टिस को बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ा देती है। इस दुनिया में पता नहीं, इस दुनिया में बहुत सारे केसेस हैं, मैं बात करूँ तो मतलब लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हम इंसान की जितनी जनसंख्या है उससे कई ज़्यादा तो केसेस हैं, ठीक है। तो उसको डील करने के लिए हमें हमेशा ही कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कोई ना कोई हमारा मीडिएटर चाहिए, ठीक है। तो इन सारे नॉर्म्स को और आईसीजे के बर्डन को कम करने के लिए आईसीसी बनी है, ठीक है। साथ में क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। ये ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा फोकस करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए और ह्यूमंस का अपलिफ्टमेंट कर पाए, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एंड उसके ग्लोबल चैलेंजेस को समझेंगे, क्या क्या ग्लोबल चैलेंजेस हैं प्रेजेंट डे। तो अगर मैं ग्लोबल चैलेंजेस की बात करूं तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल कर आता है। क्लाइमेट चेंज की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं कि कोई एक कंट्री से अफेक्ट हो रही है, दुनिया भर के नेशंस क्लाइमेट से अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। रिफ्यूजी की क्राइसिस बढ़ती जा रही है, मतलब जो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड नेशन है वहाँ से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, बेचारे कैंप्स में रह रहे हैं बहुत सारे लोग, तो इन मिड अपने जर्नी में ही डेथ हो जाती है। साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करूँ तो बहुत ज़्यादा साइबर वो फैल गया है, क्राइम फैल गए हैं, ठीक है। हैकर्स हो गए हैं, डेटा को हैक कर लेते हैं, लोगों की सिक्योरिटी को इससे बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। मतलब अगर मैं बहुत तरीके से साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा हैरेस किया जा रहा है साइबर सिक्योरिटी में, नेशंस को थ्रेट किया जा रहा है, उनकी इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी को थ्रेट किया जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे हथियारों की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा मानव संरक्षण के लिए या फिर मानव के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है, तो उसको रोकने की बात कौन करता है, यूनाइटेड नेशन करता है। टेररिज्म एक ग्लोबल बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जिसको ख़त्म करने की बात यूनाइटेड नेशन करता है। पैंडमिक्स की अगर मैं बात करूँ, महामारियाँ जो फैल जाती हैं उसको टैकल करने की बात भी कौन करता है, यूएन करता है। और यूएन के सामने ये सारे चैलेंजेस हैं, मतलब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, यूएन की ज़िंदगी में पूरे में ये तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा, क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो आज भी है, कल भी है और आगे चल के तो और बढ़ जाएगा। रिफ्यूजी की कभी भी वो नहीं कम होगी, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। टेररिज्म कभी ख़त्म नहीं होगा, पैंडेमिक का कोई भरोसा नहीं है कब कौन सी पैंडेमिक आके हमें क्या करे, हमें थ्रेट करे, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ चैलेंजेस हैं जो हमेशा लाइफ टाइम रहेंगे और यूएन को उनको फेस करना ही करना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे हम कंक्लूजन को अगर हम डिस्कस करेंगे तो यूनाइटेड नेशन रिमेन एसेंशियल फॉर द ग्लोबल गवर्नेंस। इस पूरी दुनिया के गवर्नेंस के लिए जो यूनाइटेड नेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इट रिफॉर्म्स टू एड्रेस 21st सेंचुरी चैलेंज। और 21वीं शताब्दी में जितने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, कौन से चैलेंज आ रहे हैं, यही सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। उनको टैकल करने के लिए क्या है, हमें एक ऐसी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो इन सारे मुद्दों पर काम कर सके, जो कि बखूबी निभा रही है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रमोट द पीस, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस। साथ में ये प्रमोट करती है कॉन्सेप्ट के पीस को, डेवलपमेंट को, ह्यूमन राइट्स को और जस्टिस को क्या करती है, एनलार्ज करती है, ठीक है। सो हाँ, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बस इतना ही है, यहाँ पे ये फिनिश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। हमने ये फिनिश कर लिया है, यूनाइटेड नेशन यहाँ तक पढ़ लिया है आराम से। और कल से हम जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगी कि सारे ऑर्गेनाइजेशन को मैं अच्छे से कवर कराऊँ और जल्दी मतलब सिलेबस कवर हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। आप भी साथ के साथ में अपनी कोशिश करते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए। MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे आप गूगल की मैं बात करूँ या फिर जो AI टूल्स हैं उनको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन वगैरह लगाइए, ठीक है। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जब अच्छी हो जाएगी तो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि हाँ, ये वाला टॉपिक मुझे अच्छा आता है और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं कर ली जाऊँगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से यार पढ़ते रहो आराम से, ठीक है। मतलब पढ़ना ही है और ज़्यादा टाइम भी नहीं हो जाए, और सर्दियों में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कम लगता है टाइम। तो कॉफ़ी पीते रहो, पढ़ाई करते रहो आराम से और इन्जॉय करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसका आंसर करूँगी। और अपना ख्याल रखना। गुड बाय।